हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो टॉपिक्स को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए। तो कंबशन तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था कि कंबशन क्या होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं और क्यों वो कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, कंबशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। एक तो हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ा था, एक हमने रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा फिर हमने बात की थी कि कंबशन अगर बढ़ जाए, है ना, अगर वो आग का रूप ले ले तो उसको कैसे हम नियंत्रण में रखेंगे, कैसे उसको नियंत्रित करेंगे, कैसे कंट्रोल किया जाएगा फायर को। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और ये भी हमने पढ़ा कि आग सिर्फ एक तरह से नहीं होती। जैसे हम कह रहे हैं कि लकड़ी, कागज, इन पर अगर कंबशन होता है तो ये अलग प्रकार का होता है। यदि कोई हमारे पास बिजली के उपकरण है, इन पर जब कंबशन होता है तो यहाँ पर आग को कंट्रोल करने के लिए हमें अलग तरह के मेथड्स को अपनाना पड़ता है। इसके अलावा यदि तेल से, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या मिट्टी का तेल है, इनसे रिलेटेड अगर कोई आग लगती है, इनसे कोई आग लगती है, तो इनको बुझाने के लिए भी हमें अलग मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। ये मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। फिर हम बात कर रहे थे ज्वाला के बारे में, यानी कि फ्लेम के बारे में, कि फ्लेम क्या होती है, इसके कौन कौन से अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जहां पर फ्लेम के हमने 3 इंपॉर्टेंट भागों के बारे में या क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। एक तो जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, फिर एक जो मिडिल यानी कि मध्य भाग होता है, और एक सबसे जो अंदर का भाग होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम आउटर पार्ट भी कहते हैं या बाहरी क्षेत्र भी कहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, यानी कि सबसे गर्म भाग ये होता है। इसके अलावा ये नीले रंग का होता है और यहाँ पर होता है बच्चों पूर्ण दहन। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा भाग होता है जो पीले रंग का होता है, जैसे आप देख भी पा रहे हो, है ना, ये येलो कलर है। इसके अंदर क्या है, इसके जो मध्य भाग है वो कैसा है, देखो, बाहर से तो नीले रंग का है और अंदर से कैसा है, पीले रंग का है। तो ये जो दूसरा भाग है, मध्य भाग जिसे हम कहते हैं, या मिडल पार्ट या मॉडरेट पार्ट जिसे हम कहते हैं, ये कैसे होता है, पीले रंग का ये होता है और ये मध्यम गर्म होता है। यहाँ पर बच्चों आंशिक दहन होता है, पूर्ण दहन नहीं होता, ना ही अपूर्ण दहन होता है, आंशिक दहन यहाँ पर होता है। ठीक, फिर तीसरा भाग जो सबके अंदर का भाग है, जिसको हम इनर मोस्ट पार्ट भी कहते हैं, वो होता है काले रंग का। और यहाँ पर हमें मिलते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, है ना, यानी कि बिना जले मोम के वाष्प जो होते हैं, वेपर्स जो होते हैं, वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो सबसे कम गर्म होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फ्लेम के बारे में पढ़ लिया था। अब ऐसे पदार्थों के बारे में भी हमने पढ़ा कि जो फ्लेम से जलते हैं, यानी कि ज्वाला के साथ जलते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ज्वाला के साथ नहीं जलते। ठीक है, उनके बारे में भी बात कर ली थी। चलिए, अब यहीं से चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एक बार आप सारे टॉपिक्स को देख लीजिए जो जो हमने पढ़ लिए हैं। चलिए, एक बार आप इसे देख लीजिए। अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 3 क्षेत्र ये हमने बात कर ली थी। चलिए एक बार इन क्षेत्रों के बारे में फिर से थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आंतरिक भाग। यह ज्वाला का सबसे भीतरी भाग होता है। यह बाती के सबसे निकट का भाग होता है। ठीक है, अगर हम फ्लेम की बात कर रहे हैं, इस तरीके से अगर फ्लेम है, तो ये जो सबसे इनर वाला पार्ट है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, आप शायद यह मान रहे होंगे कि ये लौ का सबसे गर्म हिस्सा है, लेकिन ये सबसे कम गर्म हिस्सा होता है। ठीक है, चलो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये है। तो अभी जिस क्षेत्र की बात हो रही है वो है ये वाला, ठीक है। ये हमारा सबसे आंतरिक भाग, सबसे इनर मोस्ट पार्ट। ये हमारा सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। चलिए, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो सबसे अंदर वाला भाग है, ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, क्या होता है ये, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं इस पॉइंट को। सबसे गर्म हिस्सा आप सोच रहे होंगे कि ये होता है, लेकिन जो रियल बात है, जो रियल फैक्ट है वो क्या है कि यह सबसे कम गर्म होता है। कैसा होता है, सबसे कम गर्म ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो जैसे हमने बात भी की थी अपने लास्ट लेक्चर में, डिस्कस किया था कि जब मोमबत्ती जल रही हो तो आप उसके ऊपर ऐसे हाथ लेकर के जाते हो ना, यहाँ पर जो इसकी बाती होती है उस पर आप हाथ लेकर के जाते हो या उंगली लेकर के जाते हो, तो आपको कोई गर्माहट या जलने जैसा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, वहीं अगर आप इसके सबसे बाहर वाले क्षेत्र में ऐसे उंगली रखो तो आपका हाथ, आपको लगेगा कि हाथ जलने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला जो भाग है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जबकि जो अंदर वाला भाग है, ये जो इनर मोस्ट पार्ट है, वो सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, अगला है, यह लपटों का वह काला भाग है जिसमें बाती से निकले कार्बन के अर्धजले कण अर्थात अर्धजला ईंधन होता है। यहाँ पर बाती से निकला अर्धजला ईंधन होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ठीक है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स यहाँ पर होते हैं। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य भाग। नेक्स्ट है मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग कौन सा वाला, ये जो येलो वाला पार्ट है इसकी बात हो रही है, ये है हमारा मध्य भाग। ठीक है, चलो डायग्राम हम बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। सबसे बाहर का नीले रंग का, फिर अंदर वाला येलो रंग का, फिर सबसे अंदर वाला ब्लैक रंग का। ठीक है, चलिए, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। अब ये ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, आपको दिख भी रहा होगा। इससे पीले और नारंगी रंग के विभिन्न शेड्स हैं। ठीक है, पीले रंग का कह सकते हैं हम सिंपली येलो रंग कहते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखोगे येलो के साथ ये हल्का ऑरेंज कलर भी देते हैं, हल्का ऑरेंज कलर भी। ठीक है, यह चमकदार लौ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करती है, और ये सबसे ज्यादा चमकदार है, शाइनी है, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित करती है। यह हिस्सा ज्यादा गर्म भी नहीं होता क्योंकि इसे ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति मिलती है। ठीक है, सिंपली कहें तो यहाँ पर होता है बच्चों आंशिक दहन। यहाँ पर सीमित ऑक्सीजन मिल रही है, इस वजह से आंशिक दहन होता है और ये ज्यादा गर्म हिस्सा नहीं होता। अगला है या अपूर्ण दहन, सिंपली आंशिक दहन कहा जा रहा है, अपूर्ण आप मत लिखिएगा, आंशिक लिखिएगा, जिसके कारण यह नारंगी रंग में जलता है और चमकदार होता है। तो इस ही आंशिक दहन के कारण ये नारंगी रंग में जलता है और चमकदार शाइनी होता है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं बाहरी क्षेत्र की। अब ये वाले क्षेत्र की बात होगी, ये जो सबसे बाहर का है, जो कैसे रंग का है, नीले रंग का है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है, बिल्कुल सबसे गर्म है। इस भाग में ऑक्सीजन की असीमित मात्रा मिल रही है ना, ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है पूरी हो रही है, फुल इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर होता है पूर्ण दहन। इसलिए यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। ठीक, इसके अलावा ज्वाला का यह भाग नीले रंग से जलता है, ये नीले रंग का होता है। अगला, यह अप्रकाशित है, अर्थात प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो ये कैसा है बच्चों, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, जबकि जो हमारा मिडिल जोन है ना, ये जो मध्य भाग है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक, ये वाला हमारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, इसलिए मध्य भाग ज्यादा चमकदार है, ये उतना चमकदार नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, तीनों भागों के बारे में हमने पढ़ लिया है।
अब मोमबत्ती के लौ के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोमबत्ती के लौ या किसी भी जो फ्लेम है, फ्लेम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सिंपली हम मोमबत्ती यहाँ पर एक ले रहे हैं कि मोमबत्ती का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सारे फ्लेम्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, चलिए, जब एक साफ कांच की प्लेट या स्लाइड को स्थिर मोमबत्ती की लौ के प्रकाश के क्षेत्र में लगभग, देखो किसको, एक साफ कांच की प्लेट को जो मोमबत्ती है उसके लौ के प्रकाश में लगभग 10 सेकंड तक रखा जाता है। सिर्फ 10 सेकंड की बात हो रही है, 10 सेकंड क्या होता है, यूं ही निकल जाता है। ठीक है, तो प्लेट पर एक गोलाकार काला छल्ला दिखाई देता है। तो आप देखोगे कि जो व्हाइट प्लेट थी, ट्रांसपेरेंट प्लेट थी, उस पर आपको क्या दिखाई देगा, एक काला छल्ला दिखाई देगा। यह छल्ला लौ के प्रकाशमान भाग से बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, उससे जो अनबर्न्ड वेक्स वेपर्स मिले थे, या ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिले थे, यही कार्बन पार्टिकल्स वहां पर जमा होते हैं, जिस वजह से ये काले रंग का छल्ला हमें दिखाई देता है। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो मोमबत्ती से आप कुछ भी चीज जलाओगे, जैसे आप मोमबत्ती रखी हुई है और आप उसके ऊपर कोई बर्तन रखोगे, है ना, कोई भी बर्तन रख सकते हो आप, लोहे का हो, एल्यूमिनियम का, तो भी आप क्या देखोगे, उस बर्तन के नीचे जब आप देखोगे तो भी आपको एक काले रंग का धब्बा या छल्ला दिखाई देगा। वो किस वजह से है, वो इन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स की वजह से। वो है क्या, असल में वो कार्बन वहां पर जमा हुआ है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक पतले तांबे के तार को, एक पतले तांबे के तार की बात हो रही है, लौ के ठीक अंदर लगभग 30 सेकंड तक रखेंगे, तो वो जो फ्लेम है उसके अंदर आप इन लोहे के तांबे के पतले तार को 30 सेकंड तक रखोगे तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि लौ के बाहर वाला तार का हिस्सा लाल हो जाता है। यह दर्शाता है कि लौ के उस अप्रकाशित क्षेत्र का तापमान यहाँ तार स्थिर है ज्यादा है। तो ये क्या दिखाता है, आप देखोगे कि वो तार है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। किस वजह से, तो अप्रकाशित क्षेत्र था ना, उसका जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है, वहां का तापमान क्या है, बहुत ज्यादा है। दरअसल यही क्षेत्र लौ का सबसे गर्म हिस्सा होता है, और यही क्षेत्र क्या है, लौ का सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अभी तक ये वाले जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको इतने नोट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये आपको नोट करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए लौ के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग, क्योंकि यह इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक उच्चतम तापमान प्रदान करता है। क्योंकि ये पिघलाने के लिए, सोना या चांदी को पिघलाने के लिए ये क्या करता है, जो सबसे ज्यादा उच्चतम तापमान है वो यही प्रदान करता है, लौ का सबसे बाहरी हिस्सा। ठीक है, तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि सुनार जो है, फ्लेम का या लौ का कौन सा वाला भाग या कौन सा क्षेत्र का उपयोग करते हैं सोना और चांदी को पिघलाने के लिए। क्या वो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, या वो मध्य क्षेत्र होता है, या वो सबसे अंदर का भाग होता है। ठीक है, आंतरिक भाग होता है। तो आपको पता होना चाहिए वो सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, सबसे जो बाहर का जो क्षेत्र होता है, जैसे ये होता है सबसे बाहर का क्षेत्र, ब्लू वाला, अंदर ब्लैक। ठीक है, तो वो करते हैं इस वाले क्षेत्र का उपयोग, जो सबसे बाहरी क्षेत्र है। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम जलने पर क्या बन जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। लेकिन लकड़ी का कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता और ना ही वाष्प बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या बनते हैं, इससे वाष्प बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। मिट्टी का तेल जलाएंगे तो वेपर्स बनते हैं, लेकिन लकड़ी का कोयला जब हम जलाते हैं तो ये किसी भी प्रकार की कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं करता
ना ही ये वाष्प बनाता है। ठीक है, देखो आगे ना यहाँ पर क्वेश्चन, सोना और चांदी पिघलाने के लिए सुनार लौ का सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक क्यों मारते हैं सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक, इसके बारे में अभी हमने बात की कि सबसे बाहरी क्षेत्र को उपयोग करते हैं। ठीक है, क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि वो उच्चतम तापमान प्रदान करता है। ठीक है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वही उच्चतम तापमान जो बाहर वाला जो क्षेत्र है वो प्रदान करता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन वो बाहरी क्षेत्र में फूंक क्यों मारते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, जो सबसे बाहरी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा भी होता है, बिल्कुल हमने पढ़ा है ये। सोने और चांदी का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है, इनका जो गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उस पॉइंट पर या उस टेम्परेचर पर जिस पर ये पिघलते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इसीलिए सुनार सोने और चांदी को जल्दी पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक मारते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से बाहरी क्षेत्र पर फूंक मारी जाती है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ईंधन के बारे में पढ़ते हैं कि ईंधन क्या है। बच्चों जो भी हमने अभी तक पढ़ा, देखो अभी तक हमने दहन के बारे में पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा दहन के बारे में, दहन से रिलेटेड हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। दहन क्या होता है, क्यों होता है, इसके प्रकार क्या क्या है। दहन जब बढ़ जाता है, जिसे हम आग का रूप ले लेते हैं कि आग लग जाती है जब ज्यादा, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, दहनशील पदार्थ क्या है, कौन से गैर दहनशील है, इसके बारे में बात की। फिर हमने पढ़ा ज्वाला के बारे में कि ज्वाला क्या है, इसके कौन कौन से विभिन्न क्षेत्र हैं, इनमें टेम्परेचर क्या क्या होता है, कहाँ पर जो है जो कौन सा क्षेत्र जो है जो अधिक गर्म होता है, फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, सुनार क्यों जो है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए मोमबत्ती का उपयोग करते हैं या ज्वाला का उपयोग करते हैं, ज्वाला का करेंगे ही, कौन से भाग का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली है पूरा। ठीक है, तो दहन और ज्वाला हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हमें बात करनी है ईंधन के बारे में। अब ईंधन क्या है, अब आपको पता है ईंधन क्या होते हैं, जो हमारे दहनशील पदार्थ हैं। क्या हम उन्हें ईंधन कह सकते हैं? क्या जो दहनशील पदार्थ हैं उन्हें ईंधन कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल उन्हें ईंधन कहा जा सकता है। दहनशील पदार्थ जैसे कि लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी क्या है, दहनशील पदार्थ है, इनका दहन किया जा सकता है, तो इन सभी को फ्यूल यानी कि ईंधन भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। अब ईंधन करता क्या है, ईंधन का काम क्या है? ईंधन जलता है और ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि हीट एनर्जी देता है। उस हीट एनर्जी का उपयोग हम कई सारे कामों में उपयोग करते हैं। ठीक है, कई सारी जगह हम इसका उपयोग करते हैं, इस हीट एनर्जी का, जो हमें दहनशील पदार्थ दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर रीड करते हैं ईंधन के बारे में और ईंधन की डेफिनेशन को समझते हैं। ईंधन वे पदार्थ हैं जो हमें ऊष्मा देते हैं, जिनका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, और भी कई सारे दहनशील पदार्थ हैं जो क्या है, ईंधन है। हम इनका उपयोग किस लिए करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा के लिए। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा ये हमें प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, कोई भी पदार्थ जो दहन के बाद उपयोग योग्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो कोई भी पदार्थ हो जो दहन के बाद उपयोग योग्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए ऊष्मा ऊर्जा मुख्य रूप से लकड़ी का कोयला, पेट्रोल और मिट्टी के तेल जैसे स्रोतों से आती है, जिन्हें ईंधन कहा जाता है। एग्जाम्पल भी आपने देख लिए हैं, यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब एक बात यह है कि क्या जो सारे हमारे ईंधन हैं वो एक ही मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? क्या करते हैं? एक ही मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? नहीं।
अलग अलग मात्रा में, कोई ज्यादा करता है, कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई बहुत कम करता है। ठीक है, चलिए, और इसी आधार पर हम कहते भी हैं कि कौन सा ईंधन हमारा अच्छा ईंधन है और कौन सा ईंधन अच्छा ईंधन नहीं है या कम अच्छा ईंधन है। ठीक है, चलिए, पहले ईंधन के बारे में आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो, ईंधन हमें समझ में आ गया, ईंधन क्या है। अब बात करते हैं एक आदर्श ईंधन की। एक अच्छा फ्यूल, या हम कहें एक अच्छा ईंधन क्या है, एक आदर्श ईंधन हम किसे कहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कौन सा ईंधन हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, कौन सा कम उपयोगी है। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कौन सा उपयोगी नहीं है, उपयोगी सारे ही होंगे, लेकिन कौन सा ज्यादा उपयोगी है, कौन सा कम उपयोगी है। ठीक है, अच्छा, एक बात यह है कि हमें ईंधन कौन सा चुनना चाहिए, जो ईंधन देखो पॉल्यूशन कम करता हो, है ना, जिससे जो है ज्यादा प्रदूषण ना होता हो, ऐसा ईंधन हमें चूज करना चाहिए, जिससे हमें जो ऊष्मा ऊर्जा है वो ज्यादा मिलती हो, कम पॉल्यूशन होता हो, जो सस्ते में भी मिलता हो, आसानी से कहीं ले जाया जा सकता हो, कहीं से लाया जा सकता हो, है ना, जिसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो। ऐसा कोई ईंधन होगा तो वो काफी अच्छा ईंधन होगा हमारे लिए। बिल्कुल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो, अगर हमें खाना पकाना है तो उसके लिए हमें हीट की जरूरत है। ठीक है, ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए हमें कोई ईंधन ही चाहिए होगा। तो उस ईंधनों में से अगर हमें चूज करना पड़े कि कौन सा ईंधन हमें चाहिए, जैसे मान लेते हैं हमें करना है 1 लीटर पानी को बॉयल करना है, उबालना है। ठीक है, और हमें 3 फ्यूल दिए गए हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है एलपीजी, कि हम एलपीजी का उपयोग करें, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 दिया गया है हमें लकड़ी, कि हम लकड़ी का उपयोग करें पानी को उबालने के लिए। ऑप्शन 3 दिया गया है हमें गोबर के उपले। अब आप जानते हैं एलपीजी, लकड़ी और गोबर के उपले तीनों ही क्या है? फ्यूल है। तीनों ही हमारे क्या है? ईंधन है। ठीक है, अब देखो, एलपीजी का उपयोग करके उबालेंगे हम पानी, या लकड़ी का उपयोग करके, या गोबर के उपलों का उपयोग करके। किसका उपयोग करके आप उबालेंगे पानी, अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना है तो हम थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। अगर हम एलपीजी को चूज करते हैं तो एलपीजी में क्या करना है, हमें गैस ऑन करना है, उसको एक्सटर्नल हीट देनी है किसी लाइटर या माचिस की मदद से, है ना, और रख देना है, और हमारा 2-3 मिनट में 1 लीटर पानी जो है वो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें लगेगा, 2 से 5 मिनट मान लेते हैं। क्या यहाँ पर कोई पॉल्यूशन होगी, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण होगा? हम गैस का उपयोग तो अपने घरों में करते ही हैं। क्या कोई पॉल्यूशन, कोई धुआं, कोई प्रोड्यूस होता है? नहीं होता। कोई रेजिड्यू बचता है कि जलने के बाद कुछ राख बच जाए या कुछ हमें साफ सफाई करनी पड़े? क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। यानी कि हम एलपीजी का अगर उपयोग करें तो कम समय में हमारा जो पानी है वो बॉयल हो जाएगा, यानी कि इससे जो है इनफ मात्रा में ऊर्जा हमें मिल रही है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा हमें मिल रही है। ठीक है, लेकिन यदि हम लकड़ी का उपयोग करते हैं तो देखो, अगर हम लकड़ी का उपयोग करते हैं तो पहले लकड़ी को हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी एकदम से तो जलती नहीं है, पहले उसे थोड़ा देर गर्म करना पड़ता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ता है। क्योंकि एलपीजी की मात्रा में इसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसको अधिक समय लगता है जलने में। ठीक है, फिर जाकर के ये जलेगा। फिर हम पानी रखेंगे इसके ऊपर, पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। ठीक है, पानी गर्म होगा, ये ऊर्जा उत्पन्न ज्यादा करता है, लेकिन देर में करेगा, है ना। और साथ में बच्चों, देखो, इसमें हमें पानी गर्म करने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये जलेगा भी। पहले ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, फिर जाकर के ये जलेगा, फिर काफी सारा, देखो, ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा, बहुत सारा धुआं भी इससे निकलेगा। अगर सही से दहन नहीं होगा तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स में निकलेंगे तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। अभी जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इनसे बच्चों श्वासन जैसी बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा कैसा है, पॉल्यूशन देगा, है ना। यानी कि इतना अच्छा फ्यूल ये नहीं है जितना एलपीजी है। नेक्स्ट बात करते हैं गोबर के उपलों की। अब इनको जलाने में तो और लकड़ी से भी ज्यादा अधिक समय लगता है। अब काफी समय इन्हें जलाने में लगेगा, फिर ये काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस नहीं करते। तो यहाँ पर कम से कम हमें ½ आवर
हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। ठीक है, पानी गर्म करने, सिर्फ 1 लीटर पानी को बॉईल करने के लिए, क्योंकि गोबर के उपले जो है बहुत धीरे धीरे जलते हैं, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीनों फ्यूल में से एलपीजी जो है हमारे काम का फ्यूल है। तो अगर हमें वाटर बॉईल करना है या कुछ भी काम करना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन से फ्यूल का उपयोग करें? एलपीजी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा एक फ्यूल हमें दिख रहा है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि एक अच्छा फ्यूल होता क्या है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। आदर्श ईंधन वह है जो केवल ना आसानी से उपलब्ध हो और सस्ता हो, बल्कि हवा में आसानी से और मध्यम रूप से जलता हो, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। ठीक है, जो हमने एलपीजी के बारे में पढ़ा वही सारे एक अच्छे फ्यूल के गुण होते हैं। सबसे पहले आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो। अच्छा ईंधन वही तो होगा जो आसानी से मिलेगा, सस्ता है। अगर कोई अच्छा ईंधन है और बहुत महंगा है कि हम उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक अच्छा ईंधन कैसे हुआ? तो वो एक अच्छा ईंधन नहीं होगा, है ना। वो अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक अच्छा ईंधन नहीं है। अच्छा ईंधन वो होगा जो हमारे लिए आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, जिसको हम खरीद सकें और उसका उपयोग कर सकें। ठीक, हवा में आसानी से और मध्यम रूप से जलता हो, तो आसानी से जल सके। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। अगर वो अच्छा है तो वो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत कम हीट एनर्जी वहां से निकल रही है, तो फायदा क्या है, हमें बहुत समय लग जाएगा ना किसी भी चीज के लिए। तथा कोई अवांछित पदार्थ पीछे ना छोड़ता हो, यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल या ऐसा सब्सटेंस ना छोड़ता हो जो अवांछित हो, अनवांटेड हो। ठीक है, जो हमें, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे लकड़ी जलती है तो कोयला या राख छोड़ देता है, बहुत सारी चीजें छोड़ देती है। गोबर के उपले जलते हैं तो वो भी ऐसे राख, ये चीजें वहां से भी रेजिड्यू के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो अच्छा फ्यूल वो है जो कंप्लीटली जलता हो और कोई रेजिड्यू ना छोड़ता हो। ऐसे ऐसे खास करके ऐसा रेजिड्यू ना छोड़ता हो जो अनवांटेड हो, जिसकी हमें आवश्यकता ना हो। तो चलिए, ये असंभव है कि हमें ऐसा ईंधन मिल जाए जिसे पूर्णतः उपयुक्त माना जाए। तो ऐसा भी संभव है नहीं कि हमें ऐसा ईंधन मिल जाए जो ये सारे पॉइंट्स पर खरा उतरे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ईंधन हो जो ये सारे पॉइंट्स पर खरा उतरे। ठीक, अगला पॉइंट है। चलिए, तो हमारा लक्ष्य क्या है? एक ऐसा ईंधन ढूंढना है जो किसी विशिष्ट उपयोग के लिए आवश्यक अधिकांश मानदंडों को पूरा करता हो। ठीक है, चलिए तो आपके लिए होमवर्क है, आप कुछ ऐसे ईंधनों के नाम लिखेंगे जो आपको लगता है कि एक आदर्श ईंधन है। ठीक है, तो आपको कोई कम से कम 2 ईंधनों के नाम लिखने हैं। एक आप एलपीजी लिख सकते हैं, ठीक है, एलपीजी हमने पढ़ लिया है, तो एलपीजी के अलावा आपको 2 और ईंधनों के नाम लिखने हैं। ठीक, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।